चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा एमसी बताता है, मुझे रोज पीटा जाता था जब तक मैं मरने की हालत में ना हो जाऊं, और मुझे पीटने वाला इंसान मेरा फादर था। मेरे लिए वायलेंस सांस लेना जैसा हो गया था। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि प्रिजन में होता है। उसे 2 कैदियों ने पकड़ रखा होता है। तीसरा कैदी उस पर रबड़ से कॉइन को शूट कर रहा होता है। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे नॉर्मली नहीं मार सकते? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तीसरा कैदी कहता है, क्या तुमने कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, और अब तुम पीछे हट रहे हो? और हम इस क्रिमिनल का नाम देखते हैं जो किम संग हू होता है। वो एमसी से कहता है, तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे 300 बोन के लिए स्नो को हटाना, 100 बोन के लिए जूतों को गर्म करना, और 200 बोन के लिए किसी का भी पेट बन जाना। और अब तुम हमारा टारगेट बने हो। एमसी पैसों के लिए टारगेट बनने को तैयार हो जाता है। फिर हमें इस प्रिजन के बारे में बताया जाता है जहां 19 साल से कम एज वाले क्रिमिनल्स को रखा जाता है। ये वो जगह है जहां रोज मारपीट या क्राइम होता रहता है। वो एमसी को कॉइन मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी रबड़ टूट जाती है और कॉइन सीधे जाकर टॉयलेट सीट में गिर जाती है। एमसी बच जाता है, लेकिन किम संग कहता है, चा जू योंग जो हमारे एमसी का नाम होता है, क्या तुम वो पैसा नहीं लोगे? एमसी उस कॉइन को लेने चला जाता है। किम संग कहता है, नहीं, अगर इसे इतनी आसानी से पैसा मिल गया तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा। वो कहता है, तुम्हें इसे अपने मुंह से उठाना होगा। वो लोग कहते हैं, क्या आज किसी का पेट खराब हुआ था? और एमसी अपना मुंह टॉयलेट सीट में डाल देता है। वो लोग कहते हैं, छी, क्या इसने ये सही में कर दिया? तू इधर मत आइयो। और एमसी उस कॉइन को अपने मुंह से निकाल लेता है और सोचता है, मैंने 50,000 बोन जमा कर लिए। और वो लोग बाहर चले जाते हैं। वो लोग बात करते हैं, चाहे वो कितना भी गरीब हो, लेकिन उसने इंसान होने का अधिकार खो दिया है। वो यहाँ मर्डर करने के जुर्म में आया है। और हम एमसी को देखते हैं जिसे मर्डर करने के जुर्म में 3 साल की सजा मिली होती है। वो लोग कहते हैं, लेकिन वो पैसे के पीछे इतना पागल क्यों है? क्या उस पर कोई उधार है? तभी एमसी के पास जेल का वार्डन आता है और कहता है, तुमसे कोई मिलने आया है। एमसी सोचता है, यही तो वो वजह है जिसके लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। हम देखते हैं एक लड़की को जो एमसी की बचपन की दोस्त होती है, जिसका नाम डायोन होता है। वो एमसी को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पतला क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें प्रिजन में सही से खाना नहीं दिया जा रहा, या तुम्हें यहाँ पीटा जा रहा है? बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसकी आंखें चॉपस्टिक से निकाल दो। एमसी कहता है, वैसे तुम इधर अपने पैसे खर्च करके क्यों आई? डायोन गुस्से में कहती है, क्या मैं तुम्हें कंगाल दिखती हूँ? और तुम मुझे ये कॉइन क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है? मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। एमसी कहता है, तो तुम ये ले क्यों रही हो? डायोन कहती है, क्योंकि हमने एक प्रॉमिस किया था कि जब हम हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लेंगे तो सियोल में साथ रहेंगे। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं पैसे मैनेज कर लूंगी। तभी वार्डन आकर कहता है, टाइम खत्म हो गया है। डायोन जाते जाते कहती है, तुम बस यहाँ से निकलने पर ध्यान दो। फिर हम एमसी के पास्ट में देखते हैं जहाँ एक हॉस्पिटल में एमसी और डायोन होती हैं। एमसी कहता है, डायोन मुझे माफ कर दो, मेरे फादर ने तुम्हारे ये हाल किया है। डायोन कहती है, क्या सॉरी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी दूसरों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। तुमने जिस बात से अपने फादर पर हमला किया था उसकी वजह से वो कोमा में चले गए। अगर वो नहीं उठे तो मैं पुलिस नहीं छोड़ेगी। एमसी कहता है, मुझे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। और एमसी को कोर्ट में 3 साल की सजा सुना दी जाती है। एमसी सोचता है, क्या पहले मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने फादर से वायलेंस सहन किया, और जब मैं वो सहन नहीं कर पाया तो मुझे प्रिजन में जाना पड़ रहा है। एमसी प्रिजन में जा रहा होता है। डायोन कहती है, अच्छे से खाना खाना, और अगर तुम्हें कोई बुली करे तो मुझे बताना। और वो चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एमसी सोचता है, अगर मैंने प्रिजन में परेशानी खड़ी करी तो मेरी सजा भी बढ़ सकती है, इसलिए मुझे इस प्रिजन में अच्छे से रहना चाहिए। तो अब मुझे 3 साल शांति से काटना होगा। और उसके हाथ में डायोन और उसकी फोटो होती है। तभी वहाँ किम संग आ जाता है और कहता है, क्या ये फोटो तेरी गर्लफ्रेंड की है? चल ये फोटो मुझे दे। एमसी मना कर देता है। किम संग कहता है, तू मुझे मना करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? और वो एमसी पर अटैक कर देता है। तभी उनके सेल में एक नया प्रिजनर आता है। किम संग कहता है, क्या एक नया प्रिजनर? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वार्डन नई कैदी से कहता है, इधर कोई परेशानी खड़ी मत करना, हमारी नजर तुम सब पे ही है। तभी एक कैदी कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसने हमारे स्कूल में 7 पुलिस को मार दिया था, और इसका नाम मागियोम, और इसे 20 साल की सजा मिली है। एमसी सोचता है, क्या इसने 7 लोगों को मार दिया? किम संग कहता है, तुम लोग इससे डरो मत। लेकिन वो भी कांप रहा होता है। वो कहता है, क्या हुआ अगर इसने 7 लोगों को मारा है? इधर ऐसा कोई नहीं है जिसने खून ना किया हो। जरा इसके डरावने चेहरे को तो देखो।
जरूरी ये एक किलर होगा। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? जरा अच्छे से बिहेव करो। माग्योम वहां से जाने लगता है। किम संग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माग्योम उसके पंच को डॉज कर देता है। किम संग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन माग्योम उस पर अटैक करने लगता है। एमसी सोचता है ये अलग है, एक आदमी जिसने 7 लोगों को मार दिया, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अलग बात है। कि तभी किम संग उस पर हमला कर देता है। एमसी हैरान हो जाता है। किम संग उसे पीटने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस सेल के बॉस से पंगा ले सकते हो? इस रूम में चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन तुम सब मुझसे नीचे हो। एमसी सोचता है मैंने सोचा था कि ये टफ होगा। माग्योम पिट रहा होता है। फिर वो माग्योम से अपना काम करवाने लगते हैं और उसे पीट रहे होते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ माग्योम की हालत खराब होती है। एमसी उसे कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? तुम चाहे बॉस को कितना भी हेट करो, लेकिन यहाँ उसी का ऑर्डर चलता है। तुम बस चुपचाप वो करो जो वो कहते हैं। टफ होने की एक्टिंग मत करो। अगर तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते तो। माग्योम एमसी से पूछता है क्या तुम इसी भयानक माहौल में रहते हो? और वो सो जाता है। एमसी सोचता है भयानक माहौल में रहना। फिर हम एमसी के पास्ट में देखते हैं जहाँ दायोन जख्मी हालत में जमीन पर बेहोश होती है और एमसी अपने फादर को बुरी तरह से मार रहा होता है। फिर हम दायोन को देखते हैं जो सोचती है जोयोंग का कितना वेट कम हो गया है, मुझे उसे कुछ खाना भेज देना चाहिए। वो मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन वो बहुत चीजों से सफर कर रहा है। ऐसे टाइम में उसे सही से खाना खाना चाहिए। फिर ग्रीन सिग्नल होता है और वो रोड क्रॉस करने लगती है कि तभी एक ट्रक आकर उसे ठोक कर चली जाती है। एमसी सोया होता है और यहाँ डायोन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हम देखते हैं जेल का सीन जहाँ एक वार्डन आकर एमसी से कहता है आई एम सॉरी। एमसी कहता है लेकिन किस लिए? वार्डन कहता है कल प्रिजन के सामने किसी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। और उसका नाम सुनकर एमसी एकदम शोक में चला जाता है। उसके पैरों तले से जमीन घिसक जाती है। फिर हमारा एमसी अपने सेल में बैठा होता है। माग्यो में सोचता है इसे क्या हुआ। तभी किम संग चिल्लाते हुए कहता है हे जूयोंग, तुमने अभी तक बाथरूम क्लीन नहीं किया, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? एमसी के हाथ में वही फोटो होती है। किम संग कहता है आखिर तू इस फोटो में सुबह से क्या देख रहा है? एक कैदी कहता है किम संग, प्रिजन के बाहर आज जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की इस फोटो में है। किम संग कहता है क्या सही में? और एमसी से कहता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तभी ये यहाँ तुमसे मिलने आती थी। और एमसी की फोटो छीन लेता है और कहता है अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अब मर चुकी है। फिर वो फोटो देखकर कहता है ये तो सही में बहुत क्यूट है। फिर वो उस पिक्चर पर वेट लगाने लगता है और सभी कैदी उस पिक्चर पर अपने पैसे लगाने लगते हैं। एक कैदी कहता है क्या मैं इस लड़की को डेट कर सकता हूँ? दूसरा कैदी कहता है क्या तुम पागल हो, तुम कैसे किसी मरी हुई लड़की को डेट कर सकते हो? किम संग कहता है अगर वो जिंदा होती तो फिर उसके साथ मुझे बहुत मजा आता। और ऐसे ही वो डायोन को गलत गलत बोलने लगते हैं और ये सुनकर एमसी का खून गर्म हो जाता है। माग्योम अपनी रात वाली बातें सोच रहा होता है और तभी किम संग पर एक उड़ता उड़ता पंच आता है जिससे उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। और ये पंच हमारे एमसी का होता है जो किम संग को जमीन पर लेटा देता है। सारे कैदी हैरान हो जाते हैं और किम संग का चेहरा कोरिया से रशिया में बदल जाता है। फिर माग्योम एमसी की बातें सोचता है। जब एक बार काम करते टाइम एमसी माग्योमे को बताता है क्या तुम जानते हो मेरे फादर वो एक गैंगस्टर बॉस के राइट हैंड थे। जब मैं छोटा था तभी से मेरे साथ वो मारपीट करते थे, लेकिन तो क्या वो फिर भी मेरे फादर थे। फिर भी मैंने अपने फादर से एक चीज सीखी कि जब तक तुम मरते दम तक ना पीटो तब तक फाइट करो, चाहे वो कितने भी गंदे हो। मुझे सब सहन करना पड़ा, लेकिन एक टाइम आया जब उन्होंने मेरे फ्रेंड के साथ गलत बिहेव किया और तब मैं ये सब सहन नहीं कर पाया। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एमसी पर सब कैदी हमला कर देते हैं और वो सभी कैदी को धोने लगता है। सभी कैदी को सुलाने के बाद वो किम संग को धो रहा होता है। किम संग कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन एमसी उस पर पंच की बारिश करने लगता है और कहता है मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं है। और वो किम संग को पंच पे पंच मार रहा होता है और कहता है मेरा यहाँ से जाने का कारण, ये सब सहन करने का कारण सब खत्म हो गया है। फिर से हम एमसी के पास में देखते हैं जहाँ वो पिट रहा होता है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें गैंगस्टर बनना होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा जब तक ये टैटू तुम्हें ना मिल जाए। फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ जेल के वार्डन शोर शराबा सुनकर एमसी के सेल में आते हैं और वो अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं जहाँ सेल में एमसी ने सभी का भरता बना रखा होता है। वार्डन कहता है चा जूयोंग क्या ये सब तुमने किया? एमसी कहता है हाँ ये सब मैंने किया है।
फिर एमसी को अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। एमसी फोटो देखकर पुरानी बातें याद कर रहा होता है, जहाँ उसकी दोस्त कह रही होती है, क्या तुम पागल हो? कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे के एंट्रेंस सेरेमनी से एक दिन पहले उसे पीटते हैं, और वो तुम्हें कांग्रेस भी करने नहीं आए? एमसी कहता है, ये निशान बस 1 या 2 दिन तक रहेंगे। डायोन कहती है, मुझे तुम्हारे डैड को कुछ कहना है। एमसी कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे घर कभी नहीं आओगी। अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हें मुझे ओप्पा बुलाना होगा। डायोन कहती है, जब मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लूंगी तो मैं सियोल में रहूंगी। मैं सियोल जाऊंगी और वहां से अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन करूंगी। एमसी सोचता है, अगर डायोन सियोल चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। तभी डायोन कहती है, तुम भी मेरे साथ आओगे। प्रॉमिस करो, अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हें मुझे नूना बुलाना पड़ेगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो कहता है, तुम दोनों कितने अच्छे कपल हो, क्या मैं तुम्हारी पिक्चर ले सकता हूँ? एमसी कहता है, हम कपल नहीं है। डायोन कहती है, हाँ आप फोटो ले सकते हैं, और एमसी के पास यही पिक्चर होती है। एमसी सोचता है, अगर मैं इस जगह पर आया ही नहीं होता तो डायोन को मुझसे मिलने आना नहीं पड़ता। और वो बॉल पर बहुत तेज पंच मारता है और सोचता है, ये सारी मेरी गलती है, मेरे कारण ही डायोन की मौत हो गई। तभी वहाँ जेल का वार्डन आता है और कहता है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, अब मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। पहले तुम शांत हो जाओ, फिर खाना खाओ। फिर एमसी शांत हो जाता है। माग्योम अपना खाना खा रहा होता है। तभी उसे सुनाई देता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने वो अफवाह सुनी कि चा जू योंग नाम के कैदी ने अपने सेल के सभी रूममेट को धो दिया और वो पनिशमेंट रूम में चला गया। दूसरा बंदा पूछता है, लेकिन उसने सबको पीटा क्यों? वो कहता है, सुनने में आया है उस सेल का लीडर उसकी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ा रहा था जो कार एक्सीडेंट में मर गई थी, और सुनने में ये भी आया है कि वो पूरी तरह से पागल हो गया था। तभी वहाँ एक कैदी आता है और उस कैदी का सर पटक कर कहता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? हम इस कैदी का नाम देखते हैं जो पार्क जोंगचैन होता है। पार्क कहता है, क्या मैं इसको हरा पाऊंगा? तो उस कैदी का नाम चा जू योंग है। फिर हम एक हफ्ते बाद देखते हैं जहाँ एमसी को वार्डन बताता है, चा जू योंग तुमने अपने रूम के लीडर को मारा था तो वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब तुम और परेशानी मत खड़ी करना, हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। फिर एमसी अपने सेल में आता है। माग्योम सोचता है, इसने टीम लीडर को मारा है, अब सेल के लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो कैदी तो अपना रंग बदल लेते हैं। एक कैदी एमसी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, पनिशमेंट रूम में तो तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी, अब तुम आराम कर सकते हो। माग्योम अपने डायरी में लिखता है, मैंने इस प्रिजन में एक बात सीखी है कि इस प्रिजन में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। फिर हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ एमसी माग्योम के पास आता है और कहता है, माग्योम तुमने वो क्यों किया? माग्योम कहता है, क्या? एमसी कहता है, उस दिन जब मैं उस रूम लीडर को जान से ही मारने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया, जबकि खुद तुमने 7 लोगों की जान ली है। तुमने मुझे क्यों रोका था? फिर माग्योम अपने पास्ट में जाता है जहाँ उसने 7 लोगों की चटनी बना रखी होती है। फिर वो एमसी को बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ आवाज आती है, क्या तुम चा जू योंग हो? और ये बंदा पार्क होता है। वो कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो। आखिर तेरे जैसे बंदे ने किम संग को कैसे पीट सकता है? वैसे भी वो हमेशा वीक ही था। वैसे तुझे रूम लीडर की पोजीशन चाहिए थी ना, तभी तूने किम संग को मारा। एमसी कहता है, यहाँ से दफा हो जा, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तू बहुत घमंडी नहीं बन रहा? क्या तुझे पता है मैं किससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ? और वो एमसी को किक मार देता है और कहता है, वो कमजोर लोग जो अपनी जगह नहीं जानते। अब मैं तुझे किम संग के बदले सिखाऊंगा कि उस डॉग के साथ क्या होता है जो अपने खुद के ओनर को बाइट करता है, और एमसी के चेहरे पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ जेल का वार्डन आ जाता है और वो रुक जाता है, और वार्डन के जाने के बाद वो फिर शुरू हो जाता है। वो कहता है, क्या तू मुझसे नहीं लड़ेगा जैसे तूने अपने रूम लीडर को पीटा था? पार्क माग्योम से पूछता है, आखिर ये लड़ क्यों नहीं रहा? और वो एमसी को पटक देता है और कहता है, तुझे देखकर लग रहा है कि तू पहले ही हार मान गया है। अगर तू ऐसे ही रहा तो मुझे तुझे हराने में कोई मजा नहीं आएगा। और वो अपने हाथ के कपड़े को ऊपर कर लेता है जहाँ उसके हाथ पर टैटू बना होता है, जिसे देखकर एमसी को अपने डैड की याद आ जाती है जहाँ उसके डैड के शरीर पर भी ऐसा ही टैटू बना था। पार्क कहता है, तू जिस तरीके से बात कर रहा है ऐसा नहीं लगता तू डरा हुआ है। क्या ये उस वजह से है वो कार एक्सीडेंट जिसमें वो ट्रक के नीचे आ गई थी? और यही बात एमसी के अंदर चिंगारी लगाने को काफी थी। और एमसी पार्क के चेहरे पर बहुत तेज किक मारता है और उसको जमीन पर पटक कर उसका एक हाथ पकड़ लेता है और कहता
कहता है दोबारा कहना। पार्क कहता है क्या तू उस विच के बारे में बात कर रहा है? और ये सुनकर तो एमसी में आग ही लग जाती है और एमसी पार्क का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है। पार्क कहता है आखिर तू ये क्या कर रहा है? एमसी उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है और कहता है बचपन से मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज से गुस्सा आता है वो ये गंदे ड्रैगन की आंख है। फिर हम दोबारा एमसी के पास में जाते हैं जहाँ उसके पड़ोसी बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है इसके डैड एक गैंगस्टर हैं। देखने में लगता है कि ये बच्चा भी किसी को बुली करता है। फिर एमसी अपने घर आता है जहाँ उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से घर में जाता है जहाँ वो देखता है डायोन बहुत जख्मी हालत में होती है। उसके डैड कहते हैं क्या ये तुम्हारी दोस्त थी? ये अचानक से घर में आकर मुझे कहने लगी कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा टच किया और ये भी कह रही थी कि मेरे जैसा फादर होना अच्छा नहीं है, तो मैंने उसे थोड़ा डांट दिया। इसे समझा दो कि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो मैं इसे इसके मॉम डैड के पास भेज दूंगा। एमसी बताता है उस दिन मैंने अपना आपा खो दिया और बाद से अपने डैड पर हमला कर दिया। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ डॉक्टर कहता है तुम्हारे डैड के उठने के चांसेस बहुत कम है जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाए। फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ एमसी के पास बहुत भीड़ लगी होती है। कुछ लोग बात करते हैं ये तो अभी पनिशमेंट सेल से बाहर निकला था, इसने फिर एक गलती कर दी। तभी अनाउंसमेंट होती है एक्सरसाइज टाइम खत्म हो गया है, सभी प्रिजनर्स अपने रूम में वापस चले जाओ। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है क्या बाहर बहुत शोर नहीं हो रहा? दूसरा आदमी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बच्चों के पास बहुत एनर्जी होती है। और ये प्रिजन का डायरेक्टर होता है जो अपने सामने वाले बंदे से कहता है मुझे अच्छा लगा कि आप हेल्थी हो। मैंने सुना था कि आप अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। वैसे अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। वैसे आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? हम देखते हैं एमसी को जो अपने सेल में होता है। तभी वहाँ वार्डन आता है और एमसी से कहता है तुमसे कोई मिलने आया है। एमसी सोचता है आखिर मुझसे कौन मिलने आया है? मेरी मॉम तो जब यंग थी तभी वो घर छोड़कर भाग गई और सभी रिश्तेदारों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। आखिर वो कौन होगा? एमसी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो प्रिजन वार्डन के ऑफिस में आया है। तभी एमसी अंदर आता है और उसे आवाज आती है तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया। और ये आवाज सुनकर एमसी को अपने डैड की याद आ जाती है। एमसी सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ये और कोई नहीं एमसी का डैड होता है जा गैंगरेओंग। एमसी पूरा हक्का बक्का हो जाता है। डायरेक्टर कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही सरप्राइज दिख रहे हो। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे फादर ठीक है। एमसी डॉक्टर की बात याद करता है जहां उसने कहा था कि इनके उठने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर ये कैसे उठ गया? गैंगरेओंग कहता है मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी ऐसी हालत किसी पुलिस ने नहीं मेरे खुद के बेटे ने की। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी था। पेरेंट्स होने के नाते मैं तुमसे मिलना चाहता था। यह कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। वो बच्ची और हम उसी दिन का सीन देखते हैं जहाँ डायोन का एक्सीडेंट हुआ था। और तभी वहाँ गैंगरेओंग आता है और कहता है तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? क्या तुमने कहा था कि मेरे जैसा फादर ना होना ही बेहतर है? और वो वहां से चला जाता है। वो कहता है मैंने सोचा था तुम एकदम शांत बच्चे हो, लेकिन मैंने उस दिन देखा कि तुम क्या कर सकते हो और वो लड़की तुम्हारा ट्रिगर थी, तो मैंने उसे मिटाने की कोशिश की, इसलिए मैं इतने टाइम बाद आया हूँ। एमसी अपने डैड पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ के प्रिजनर्स एमसी पर स्टन गन यूज कर देते हैं और वो शौक के मारे पैरालाइज हो जाता है। डायरेक्टर कहता है मैं तो डर ही गया था। गैंगरेओंग कहता है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो अपने फादर को मारकर? मैं तुम्हें मुझे मारने का रास्ता बताता हूँ। इस प्रिजन में मेरे कुछ लोग हैं और उनके पास भी मेरे जैसे टैटू है, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूचर में मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पिलर बनने वाले हैं। तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उन सभी से बेस्ट हो और तुम्हें इस पूरे प्रिजन को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तभी तुम मुझसे अपना रेवेंज ले सकते हो। अपने आप को इस हेवनली ड्रैगन से सामना करने के लिए तैयार कर लो। तुम्हें वो अचीव करना होगा जो तुम्हारे फादर पूरे लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाए। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। फिर वो डायरेक्टर से कहता है मेरे बेटे का ध्यान रखना। कि तभी एमसी उन स्टन गन के असर से बाहर आकर कहता है पागल जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा। वो अपने डैड पर हमला कर देता है और कहता है वो आज ही का दिन है जब तुम मरोगे। कि तभी एक बंदा आकर एमसी के सर को पकड़कर कहता है यंग मास्टर, मेरा ऐसा व्यवहार करने के लिए मुझे माफ कर देना, और उसका सर जमीन पर पटक देता है। वो बंदा कहता है ये करना मेरी ड्यूटी थी। तभी एमसी का डैड कहता है
मेरे सन एक बार अपने आगे पीछे देखो, जहाँ बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं। एमसी का डैड कहता है तुम कभी मेरे तक नहीं पहुंच सकते। मुझे मारने का एक ही तरीका है कि तुम्हें इस प्रिजन को अपने कंट्रोल में लेना होगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार करूंगा। और वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर हम वर्किंग रूम का सीन देखते हैं, जब माग्योम काम कर रहा होता है। बोर्डन आकर कहता है शांति से काम करो, वैसे भी तुम्हारा आज का काम पूरा हो गया है। एक कैदी दूसरे कैदी से कहता है क्या तुमने देखा वो कितनी अच्छी तरह से हथौड़ा चला रहा है, शायद इसने इसी तरीके से अपने दुश्मनों का सर फोड़ा होगा। मुझे लगता है ना तो वो मर्डरर जैसा दिखता है, ना ही वैसा एक्ट करता है। तभी एक कैदी टूल बॉक्स लेकर आता है। बोर्डन उसे टूल बॉक्स को शेल्फ पर रखने को कहता है, लेकिन वो टूल बॉक्स गिरा देता है और एक कील निकलकर माग्योम के पास आ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वो कैदी माग्योम के पास आ जाता है, जो माग्योम से कहता है हाय माग्योम, मैंने तुम्हें मिडिल स्कूल के बाद से नहीं देखा था। और इस कैदी का नाम जियोमिन यून होता है। यून कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? माग्योम कहता है हाँ मैं तुमको जानता हूँ। यून कहता है वैसे मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए मरे जा रहा था कि क्या वो सच है कि तुमने 7 लोगों को मारा है? मेरा मतलब मैंने ये न्यूज में सुना था, लेकिन मुझे याद है कि तुम मिडिल स्कूल में कैसे थे। माग्योम कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? यून कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा, बस इतनी सी बात है कि तुम तो स्कूल में एक अच्छे बच्चे बनकर रहते थे। तभी बोर्डन आकर यून को काम पर भेज देता है और माग्योम गुस्से में अपने ही हाथ में कील घुसा लेता है। फिर हम सेल का सीन देखते हैं, जहाँ एमसी अपने फादर की बात याद कर रहा होता है कि उसे इस पूरे प्रिजन का किंग बनना होगा, तभी वो अपने डैड से रिवेंज ले सकता है। एमसी सोचता है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। कुछ कैदी बात कर रहे होते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, वो हमेशा हमें सब्जियां ही खाने को देते हैं। एक कैदी कहता है मैं तो पिज्जा के एक स्लाइस के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। एमसी सोचता है ऐसी चीज जिसके लिए जान दे देना। तभी वो बोर्डन को अपने पास बुलाता है। सब कैदी हैरान हो जाते हैं। बोर्डन कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एमसी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे यहाँ कुछ पिज्जा मिल जाते हैं। बोर्डन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि तुम प्रिजन में हो? अभी बाहर आओ। और अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग पिज्जा खा रहे होते हैं। एक कैदी कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे कितना समय हो गया ये खाए। जू योंग तुम्हारा शुक्रिया। एमसी सोचता है वो लोग मेरे डैड के अंदर काम करते हैं, इसलिए वो मेरी ये बात मान गए, क्योंकि वो मुझे उनके सन जैसा ट्रीट करते हैं। मैं चेक करूंगा कि इस प्रिजन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सेल के कैदी बात करते हैं आखिर जूयोंग की असली आइडेंटिटी है क्या? क्या उसके डैड कांग्रेसमैन है? वैसे माग्योम कुछ खा नहीं रहा, उसे छोड़ो, वो आज उदास दिख रहा है। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? फिर माग्योम और एमसी काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यून आकर माग्योम पर टूल बॉक्स गिरा देता है। माग्योम गुस्से में कहता है यून आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी वहाँ 3 और कैदी आ जाते हैं, जो कहते हैं यून तुमने जो बताया था ये तो उससे अलग है, वैसे ये तुम्हें घूर रहा है। यून कहता है माग्योम क्या तुम्हें हमारे बचपन की ब्यूटीफुल मेमोरी याद है कि कैसे तुम मेरा ख्याल रखते थे? क्या तुम सब भूल गए? फिर वो माग्योम का सर पकड़कर एक कील के पास ले जाने लगता है और कहता है अब शायद इससे तुम्हें याद आ जाए। और हम माग्योम के पास में देखते हैं, जहाँ एक स्पोर्ट्स रूम में कोई कह रहा होता है माग्योम तुम कांप क्यों रहे हो? माग्योम चिल्ला रहा होता है यून मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज रुक जाओ। हम देखते हैं माग्योम एक कैबिनेट में बंद था और बाहर से यून कह रहा था तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और हम उस कैबिनेट पर देखते हैं जिस पर कई सारी कीलें ठोकी गई थी। यून कहता है माग्योम क्या तुम्हें ये पसंद आया? माग्योम कहता है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। यून कहता है नहीं, असली मजा तो अब शुरू होगा। और वो काउंटडाउन शुरू करके कैबिनेट पर कीलों को ठोकना शुरू कर देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ यून माग्योम से कहता है क्या तुम्हें याद आया? वो तीनों कैदी कहते हैं ये तो कांप रहा है, क्या ऐसा इंसान 7 लोगों को मार सकता है? यून अपने हाथ में कीलों को लेकर माग्योम पर अटैक कर देता है। तभी माग्योम गुस्से में यून का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उन लोगों को कैसे मारा? तभी वहाँ बोर्डन आकर उन सभी को काम करने को कहता है। यून हाथ छुड़ाकर चला जाता है और माग्योम को देखकर कहता है वो अभी भी एक पागल है। फिर हम एमसी और माग्योम को सेल में देखते हैं। एमसी माग्योम से कहता है थैंक, अगर तुमने मुझे उस समय नहीं रोका होता तो मैं उसे मारने की जुर्म में और सजा काट रहा होता। माग्योम कहता है उस टाइम तुमने मुझे ये क्यों पूछा था कि मैंने तुम्हें किम संग को मारने से क्यों रोका था?
एमसी कहता है मुझे इस जगह को छोड़ने का एक कारण मिल गया। मुझे अपने फादर से मिलना है जिसने मेरी फ्रेंड को मार दिया। माग्यूम कहता है लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे डैड कोमा में। एमसी कहता है ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मुझे उस समय रोकने के लिए शुक्रिया, नहीं तो मेरी सजा और बढ़ जाती। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। माग्यूम कहता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम कैसे किसी ऐसे बंदे से ये बात कर सकते हो जिसे 20 साल की सजा मिली है? एमसी कहता है इसका वो मतलब नहीं है, मैं तुम्हारा कर्ज एक दिन चुका दूंगा। माग्यूम कहता है मैं देखूंगा। फिर हम माग्यूम को देखते हैं जिसे जेल का वार्डन एक चाबी देते हुए कहता है माग्यूम मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, प्लीज रूम को साफ कर देना। माग्यूम एक इंसेक्ट को देखता है और वो अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ 11 साल का यून माग्यूम को अपनी इंसेक्ट्स की कलेक्शन दिखा रहा होता है। माग्यूम कहता है मुझे बग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माग्यूम बताता है यून मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड था। हम यून को क्लास में देखते हैं जहाँ कुछ लड़के यून को देखकर कहते हैं उस लड़के का नाम क्या है, वो बहुत अजीब लगता है, वो हमेशा बग्स कलेक्ट करता रहता है। फिर वो यून के पास आकर कहते हैं क्या तुम इन बग्स को बाद में खाने के लिए कलेक्ट कर रहे हो? वो यून को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ माग्यूम आकर कहता है तुम सभी उसे परेशान करना बंद करो, अपनी सीट पर वापस जाओ। वो लड़के कहते हैं ये तो क्लास प्रेसिडेंट है, वो हमें पेनल्टी पॉइंट दे सकता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। माग्यूम कहता है यून क्या तुम ठीक हो? यून कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुमने कहा था कि तुम मेरे घर आने वाले हो। तभी कुछ लोग माग्यूम को खेलने को बुला लेते हैं। माग्यूम बताता है धीरे धीरे हम अलग होते गए और अगले साल हमारी क्लास बदल गई। माग्यूम यून से मिलने आता है लेकिन वो वहाँ नहीं होता। माग्यूम दो लड़कों की बात सुनता है जहाँ वो कहते हैं तुमने यून के बारे में सुना? वो पुलिस का टारगेट बना हुआ था और अभी वो यून को बेयर हाउस में ले गए हैं। ये सुनकर माग्यूम भागता भागता बेयर हाउस में जाता है। माग्यूम को तभी पीछे से आवाज आती है तो तुम आ गए, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और यून उसे एक कैबिनेट में धक्का दे देता है। माग्यूम कहता है यून तुम क्या कर रहे हो? यून माग्यूम को बंद कर देता है। माग्यूम कहता है यून मुझे बाहर आने दो, अचानक तुम्हें क्या हो गया? यून कहता है अगर हम कोई इंसेक्ट पकड़े तो हमें उसे तुरंत छील देना चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ माग्यूम के पास यून आ जाता है और उस मोथ को पकड़कर कहता है सबको बटरफ्लाई पसंद होते हैं और वो सोचते हैं मोथ गंदे होते हैं, बिल्कुल मेरे पुराने दिनों की तरह। चीजें बिल्कुल वैसी थी और इन सब की वजह तुम हो। माग्यूम कहता है यून ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी वजह से क्यों? यून कहता है अनजान बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम अच्छे होने का नाटक करते थे एक दोस्त की तरह, लेकिन तुम मुझे धीरे धीरे धोखा दे रहे थे। मैं जानता था कि तुम सोचते हो कि मैं किसी मौत की तरह गंदा हूँ और तुम एक बटरफ्लाई हो जिसे सब पसंद करते हैं। उस मोमेंट मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए हर दिन मुश्किल हो रहा है और इन सब का जिम्मेदार तुम हो। बस मैं ही था जिसे कुचला जा रहा था। लेकिन जब मैंने वो न्यूज़ सुनी कि तुमने 7 लोगों को मारा तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अब तुम धूल में मिलने वाले हो। और यून के साथ वाली कैदी माग्यूम को पकड़ लेते हैं। वो लोग यून से कहते हैं तुमने जिस तरह से डायरेक्टर को खरीद लिया तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। यून कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और वो माग्यूम को एक और क्लोजेट में बंद कर देते हैं और बाहर से उस पर चेन लगा देते हैं। माग्यूम कहता है यून तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यून कहता है ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए और उस क्लोजेट में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। यून कहता है ये सभी इंसेक्ट तुम्हारे फ्रेंड है, क्या तुम्हें ये पसंद आए? माग्यूम कोई जवाब नहीं देता। यून कहता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें मौत से इतना डर लगता है? क्या तुमने अपना मुंह बंद रखा है? एक कैदी कहता है यून क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? लेकिन वो एक किलर है। यून कहता है क्या किलर? और हंसते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। मैं उससे तब तक चिल्लाऊंगा जब तक उसके वोकल कॉर्ड फट ना जाए। तभी वहाँ एमसी आ जाता है और कहता है तुम क्या करने वाले हो? कैसे तुम उसे चिल्लाने वाले हो? क्या इस तरह से? और वो एक बंदे पर अटैक कर देता है। तभी उस पर दूसरा बंदा अटैक कर देता है लेकिन वो उसे भी मारकर दूर फेंक देता है। वो बंदा क्लोजेट पर गिरता है और क्लोजेट थोड़ा टूट जाता है। एमसी कहता है माग्यूम मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने वाला हूँ उन्हें मारकर। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग माग्यूम को ढूंढ रहे होते हैं। एक कैदी कहता है उसे सुपरवाइजर ने अपने रूम में क्लीनिंग करने को बुलाया था।
एक बंदा कहता है। अचानक से उसे क्लीनिंग करने को बुला लिए, वो भी इस समय। ये सब सुनकर एमसी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एमसी ऑफिसर को अपने पास बुलाता है। ऑफिसर कहता है, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? सेल के बाकी कैदी सोचते हैं क्या ये दोबारा पिज्जा ऑर्डर करेगा, लेकिन एमसी कहता है दरवाजे को खोलो। ऑफिसर कहता है तुमने अभी क्या कहा? फिर हम प्रेजेंट में एमसी को देखते हैं जो कहता है चलो अब इसे इधर ही खत्म करें। तभी वो हट्टा कट्टा कहती है, कहता है क्या तुम ही चा जू योंग हो जो इन दिनों बहुत फेमस हो रहा है? यून कहता है ये सब देखकर लग रहा है तुम और माग्यूम बहुत क्लोज हो। ये तो बढ़िया बात है, माग्यूम के पास एक भरोसेमंद दोस्त है। काश मेरे पास भी ऐसे दोस्त होते। चा जू योंग तुम बहुत ही लॉयल हो, तुम मुझे पसंद आए। तभी वो कैदी कहता है क्या तुम मेरे भी दोस्त बनना चाहते हो? और एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उस पर अटैक करके उसको धोबी पछाड़ देता है। एमसी कहता है तुम और मैं दोस्त, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। और वो कैदी भी नॉकआउट हो जाता है। एमसी यून से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? ये बहुत ज्यादा हो गया है। यून कहता है क्या बहुत ज्यादा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस धोखेबाज की वजह से क्या तुम जानते हो मैं कितने पेन में रह रहा था? ये मेरा दोस्त होने का, मेरी केयर करने का नाटक करता था, लेकिन ये मेरे पीठ पीछे साजिश रच रहा था। ये मुझे सांप की तरह काटकर मारने की कोशिश करता था। तो तुम्हें भी हमेशा सावधान रहना होगा। और तभी वो कैदी उठकर एमसी को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? मुझे बस इसी मौके का इंतजार था। यून कहता है मार दो इसे। कैदी कहता है ये कैसा है? क्या अब तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? एमसी सोचता है इसकी ग्रिप तो बहुत स्ट्रोंग है और उस कैदी की उंगली पकड़कर मोड़ने लगता है। तभी वहां यून आकर एमसी को स्टेप कर देता है। कैदी बोलता है यून तुम तो एक अच्छे दोस्त हो। एमसी सोचता है अब मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी वहां माग्यूम आ जाता है और चेन से उस कैदी के गले को बांधकर कहता है उसे जाने दो, तुम उसका गला तोड़ दोगे। यून सोचता है माग्यूम आखिर ये बाहर कैसे आया? तभी एमसी यून को लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है मैं तो मरने ही वाला था। वो कैदी चेन को खींचने लगता है, लेकिन माग्यूम इतना जोर लगाता है कि उसके भी हाथ से खून निकलने लगता है और वो कैदी हार जाता है। फिर माग्यूम यून के पास जाने लगता है। यून कहता है यहाँ मैं विक्टिम हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माग्यूम यून के पास आ जाता है। यून उससे माफी मांगने लगता है और कहता है तुम तो मुझे पागल और लूजर मानते हो, प्लीज मुझे लूजर समझकर माफ कर दो। माग्यूम कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। यून तुम्हारे इस पागलपन ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। मैंने पहले ही 7 लोगों को मार दिया है। अब मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ क्या करूं, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता क्योंकि हम फ्रेंड्स थे। यून सोचता है क्या फ्रेंड्स? ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है, तू तो सही में एक फूल है। कि इतने में ही माग्यूम यून पर अपनी किक मार देता है और यून नॉकआउट हो जाता है। एमसी कहता है चलो अब इसे इधर ही खत्म करें। माग्यूम कुछ समय पहले की बात सोचता है जहाँ एमसी उसे कहता है हे माग्यूम क्या तुम पागल हो? माग्यूम कहता है तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एमसी कहता है तुम एक मर्डरर हो जिसने 7 लोगों को मारा है और तुम उन कमजोर लोगों से डर गए। माग्यूम कहता है मैं डर नहीं रहा था। एमसी कहता है मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या मामला है, लेकिन तुम उसे अपना दुश्मन मत समझो। माग्यूम कहता है चा जू योंग तुम्हारा शुक्रिया। एमसी कहता है तुम अचानक से ये क्या कह रहे हो? तभी एमसी देखता है यून के पास एक कैदी आता है। एमसी सोचता है आखिर ये कौन है? वो कैदी नॉकआउट हुए यून को कहता है तुमने बिना परमिशन के रूम कैसे छोड़ा? क्या तुम जानते हो मैं कितना डर गया था? और यून को धोने लगता है और कहता है वहाँ एक कॉकरोच था और उसे पकड़ने के लिए वहाँ कोई नहीं था। ये कैदी तो पूरा साइको लग रहा था। एमसी और माग्यूम भी हैरान होते हैं। यून को मारने के बाद उसके मुंह पर ब्लड लग जाता है। वो कहता है मुझे गंदा होना नहीं पसंद, इसमें तो बहुत जम्स हैं। और वो एमसी के कपड़े में अपना खून साफ करने लगता है और एमसी से पूछता है क्या मैं साफ हो गया? इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। अगर इधर तक आ गए हो तो मेरी बात सुन लो। कौन से कलर का सब्सक्राइब बटन है? लाल, उसे ग्रे कर दो। और मैं इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक का। अगर ये हो गए तो मैं पार्ट 2 डालने का कोशिश करूंगा।